कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 3 दिन के सम्मेलन में भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनाने पर होगी चर्चा। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में आज से आयोजन। प्रधानमंत्री सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। आप ने 11 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा था समन। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो अभी जारी है। बहस के जरिए दोनों नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कर रहे हैं कोशिश। खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला मलेशिया से आज। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस सम्मेलन में और नीति का प्रदर्शन होने के साथ साथ सेमीकंडक्टर के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में कैसे स्थापित होगा, इस पर मंथन होना है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 11 सितंबर को सुबह 10:30 पर मैं सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करूंगा। भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया का एक बड़ा केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है और सेमीकॉन इंडिया इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इस वर्ष का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। We have more than 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain, be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab. All the components of the ecosystem are covered under this event. 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem
all the way from design, fabrication, testing, and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. यह मौका होगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने का। सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देने की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेमी और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन से देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर में निवेश आकर्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शित करने के लिए उद्योग के अनुकूल नीतियों के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन को लेकर दुनिया के दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओज में उत्साह का माहौल है। बहुत एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो और सेल्फ रिलायंस बढ़े, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज सेटअप की हैं टू इंसेंटिवाइज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन का, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का, क्योंकि AI बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और I really believe कि best is yet to come. I think there's no parallel to that. His leadership is so exceptional. It has not inspired just India, it inspired the entire world. In Modi's leadership, things are so nice that the whole world is coming with me to this summit. Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency, and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. Apart from all of that, I have to say, after speaking to many political leaders in the Western world, I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. Very impressive. We are really excited about the vision of the Prime Minister and how he's looking at the digital infrastructure for the future of our country and the Viksit Bharat, and the important role that semiconductors will play. I think that what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale is what not only India needs, but what the world needs for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. His message is always simple and clear, so we know what he wants. Absolute clarity always helps, makes very agile and fast progress. No, I'm extremely impressed with the leadership Prime Minister Modi has shown here. I think it shows really a very strong commitment and dedication to make India a powerhouse in the area of semiconductor technology. Well, we are very impressed with a new vision that beyond manufacturing, Prime Minister Modi also wants to invest in long-term R&D. And so from our side, we want to form a very strategic partnership to enable India also to become strong in R&D. I think his vision and the execution thereof is one of a kind, truly commendable. It's really good to see Prime Minister Modi ji's leadership over the last few years, because as you know, semiconductor is essential technology for all digital industries. And with Modi ji leadership, there is a big momentum, compared to 3 years ago. I've been fortunate to be involved in it from the beginning, and it's really positive to see every year there is big improvement. In the last 2-3 years, the enthusiasm and the focus around the sector with clear strategy of how to and where to invest from design all the way to manufacturing. And right now, what I'm seeing, the interest is to go from a engineering center to create products and for both local and global consumption. I must say that India has taken a huge step forward in the semiconductor industry, a lot of energy, a lot of progress, and is really the Honorable Prime Minister's vision and drive
that has made it happen. This is a really exciting time for us. It's just a beginning, but I think that the position that India is getting to is at kind of an unprecedented level. I have never seen this level of industry-government collaboration. The Prime Minister has shown an amazing vision in the semiconductor mission. No administration in the history of this country had the courage to create a right policy when it came to semiconductors. And I'm so glad that the Prime Minister has this vision and he has a commitment, and I'm confident he's going to make us succeed. और अब बात ग्रीन हाइड्रोजन की, जिस पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। इस आयोजन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ग्रीन फाइनेंसिंग, मानव संसाधन के कौशल उन्नयन और स्टार्टअप पहलों पर भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सहित 6000 से अधिक लोग शामिल होने की संभावना है। 13 सितंबर तक आयोजित सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से ज़्यादा स्टॉल होंगे। इसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और नीदरलैंड मुख्य रुचि के क्षेत्र होंगे। इन पर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने और वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर होगा। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम की सहमेजबानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार और वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पिछले दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई और हवाई अड्डों की संख्या तेजी से 74 से बढ़कर 157। सरकार की उड़ान जैसी जो पहल है, जहां क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, उसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से भी विमानन नेटवर्क जुड़ते हुए नजर आए। और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी से अपने नामांकन को दाखिल करेंगे। वहीं कंवरपाल गुर्जर जगाधारी से अपने नामांकन को दाखिल करने वाले हैं। वहीं जेपी दलाल लोहारू से, ज्ञानचंद गुप्त पंचकुला विधानसभा से और ओम प्रकाश धनखड़ बादली से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौलाना, फतेहाबाद, कलानौर और बादली विधानसभाओं में प्रत्याशियों का नामांकन करवाएंगे और जनसभा को संबोधन करने का भी कार्यक्रम है। नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विनेश फोगाट के साथ नामांकन दाखिल करने के समय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। तीसरी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आपने हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को टिकट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा भीम सिंह राठी, अमर सिंह, अमित कुमार, राजेश सरोहा, मनजीत फरमाना, नरेश बागरी, महेंद्र दहिया, सुनील राव, सतीश यादव और राजेंद्र रावत शामिल हैं। इससे पहले आप पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। आम आदमी पार्टी ने अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।
जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मिलकर चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के काम की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है। तो जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो चुनावी पारा सर चढ़कर बोल रहा है और इस बार मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है। हालांकि पीडीपी भी कहीं ना कहीं छोटी दलीय पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अंतर्गत आने वाली राजपुरा सीट पर भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी उतारा। एक आम परिवार से आने वाले अरशद भट्ट को भाजपा ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा प्रत्याशी अरशद भट्ट ने कहा कि पहली बार साधारण परिवार से आने वाले युवाओं को यहां मौका दिया जा रहा है। नई कश्मीर की इस नई रवायत से युवाओं का भरोसा राजनीति में जगा। उनसे खास बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पुलवामा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अर्शद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप हमें ये बताइए क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, अगर हम देखें ये 70 साल का एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जब यहाँ पे सबसे बड़ी बेबसी सियासी बेबसी ये थी कि 30-40 साल हम सारे अवाम मोस्टली जो कश्मीर की अवाम है वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिपेंडेंट रही है, क्योंकि सियासी कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, स्पेस नहीं थी जहाँ पे कोई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशो पॉलिटिकल स्पेस इवॉल्व होती। 2004 में जब पीडीपी वजूद में आई तो हमारे साउथ कश्मीर ने पूरी जोर ताकत से उसको एक सियासी मैंडेट दिया, लेकिन उन्होंने वही मॉडल कॉपी किया जो सियासी ब्लंडर्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ब्लंडर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वही मॉडल पीडीपी ने अपनाया, जिससे आज लग रहा है कि यहाँ क्या एक नौजवान मजलूम नौजवान जो जुल्म जहाए गए, जो सियासी दहशतगर्दी वो बराबर बरकरार रही, जिससे एक नौजवान उब गया। आज अगर बीजेपी लड़ रही है, ये बीजेपी ना लड़ रही है ना अरशद भट्ट लड़ रहा है, ये यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है, वो मां लड़ रही है जिसके बच्चे को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। कहाँ कहाँ पर आप जा रहे हैं, किन किन लोगों से आप मिल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का मुद्दा है कि हम पुलवामा की बात करें, मैं राजपुरा कंस्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाजपा की टिकट पे। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल की कॉन्फ्लिक्ट ने घर घर पर्चे दिए हैं, FIRs का कल्चर है। जब रूल कर रहे थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी पीडीपी, हर गाँव में जाते हैं तो 50 से 67 FIR इन एवरेज मिलते हैं, जिससे यहाँ खानाजगी का खतरा है। दिल्ली तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है, जिन कारणों ने दिल्ली तक पहुंचे वहाँ अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज के लिए दरवाजे खुले थे, आम इंसान के लिए नहीं थे। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती तो बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा एक ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पर बात करनी जरूरी है, बात रखनी जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। यहाँ चावल से बढ़कर यही मुद्दा है। गोल्डन कार्ड को यहाँ अप्रिशिएट करते हैं, और भी कहीं पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म की वजह से भी लोग तंग आ गए। अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी ने भी यहाँ पब्लिक को बहुत कुछ दर्द का मारा किया हुआ है। शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मस्जिद निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस मुद्दे को लेकर 11 सितंबर को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के बड़े आंदोलन के ऐलान के बाद शिमला पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी, जो पहले CRPC में धारा 144 हुआ करती थी। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिमला के संजौली विवाद को लेकर लोगों में रोष जारी है। 11 सितंबर को एक बार फिर इस मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। संजौली में 4 मंजिला मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के मुताबिक ये निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इसे लेकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है।
एक बार फिर इसी संजौली उपनगर में जो स्थानीय लोग हैं और हिंदू संगठन है उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है और उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज है आप देख रहे हैं जो तैनात यहाँ पर की गई है, आवाजाही पूरी तरह से जो है वो बंद कर दी गई है, सील कर दी गई है। किसी भी तरह के जो लोगों को, बाहरी लोगों को है वो यहाँ पर मस्जिद के आसपास जाने से भी पूरी तरह से रोका जा रहा है। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो डीजी सीआईडी है संजीव रंजन ओझा उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो फोर्सेज हैं वो तैनात की गई हैं, कानून को किसी भी हालत में हाथ में ले ही लेने दिया जाएगा और कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें भी लोगों से शांति बरतने की एक तरह से अपील करते पुलिस अधिकारी नजर आए हैं। पूरा सरकार दावा कर रही है कि उसकी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन है। डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपने अपने दस्तावेज है वो पेश किए जा रहे हैं। संजौली में 4 मंजिला इमारत को लोगों ने अवैध बताकर इसे गिराने की मांग की है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक ये मस्जिद राज्य सरकार की जमीन पर बनी है और पूरी तरह से अवैध है। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में भी मामला चल रहा है और 5 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया है और अवैध निर्माण से पल्ला झाड़ा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अवैध मस्जिद की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जमीन उनकी है। नगर निगम के जेई को कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच लोगों ने एक बार फिर मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति जताई है और इसे गिराने की मांग की है। लोगों के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर बिना नक्शा पास कराए निर्माण यहाँ किया गया है और जुम्मे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ जमा होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। 11 तारीख को यहाँ संजौली में जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू सनातन के लोग और जो आम लोग हैं सारे आ रहे हैं। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस आंदोलन को आराम से होने दें। जो मस्जिद के बारे में बातचीत की जा रही है, मेरा विचार है अगर अनऑथराइज्ड है तो उसको तोड़ दिया जाए और दोबारा वो अपना नक्शा पास करवाए और दोबारा बनाई जाए। वहीं इस मामले में डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा ने दावा किया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल के प्रदर्शन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा और लोगों से भी उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। सौहार्द हमें विरासत में हिमाचल में मिला हुआ है और इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रखी जाएगी किसी भी सूरत में। और डीजी साहब को एसपी और शिमला और डीसी शिमला को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए रखें और वो अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति भंग ना हो। इससे पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा आज एक बार फिर उठा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार एक व्यवस्था तैयार करेगी और इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस बीच संजौली में कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज।